हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से अपने YouTube चैनल के लिए एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। पिछले 6 सालों में मैंने असंख्य साइकोलॉजिकल सेशंस लिए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है। तो जीवन के ऐसे पहलू जिन्हें एक साइकोलॉजिकल काउंसलर ही जान सकता है, मैं उन्हें आपके साथ साझा करना शुरू कर रहा हूँ। हर एक वीडियो में मैं एक केस स्टडी आपके सामने रखूंगा। किस तरह से इवेंट्स का और व्यक्ति की मनोदशा का साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, यह मैं आपके सामने रखूंगा, हर वीडियो में एक केस स्टडी के साथ। मेरे ये वीडियोस 2 तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। एक तो प्रत्येक साधारण व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए इसमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानेंगे कि जिंदगी में कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, किस समय हम साधारण चीजों को समझ नहीं पाते, अपने अहम को, अपने ईगो को बीच में ले आते हैं और धीरे धीरे हम किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ मेरे ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं जो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, साइकोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफी यूजफुल केस स्टडीज आज से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का पहला केस। ये कहानी है मिसेस निहारिका की, जिनकी एज है 41 ईयर ओल्ड। और यहां मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो नाम मैं ले रहा हूं और आगे भी जो भी नाम मैं लूंगा वो बदले हुए नाम रहेंगे, क्योंकि हम क्लाइंट की ओरिजिनल आइडेंटिटी शो नहीं कर सकते। तो ये निहारिका जी हैं, इनकी उम्र है 41 वर्ष। काफी कम उम्र में, यानी कि लगभग 20-21 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। तो इनके एक जवान बेटा है जिसकी उम्र है 19 साल। इनके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, काफी अच्छा बिजनेस है इनका, काफी अच्छी फैमिली में जो इनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफी अच्छा है। शादी के 10-12 साल तक ये जॉइंट फैमिली में रहे और अब ये अलग रहते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या सिम्टम्स लेकर मेरे पास आए। इनके सिम्टम्स को 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते थे। सबसे खास सिम्टम्स डिप्रेशन के थे, जैसे इन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता था, अपनी फैमिली के साथ टीवी देखने में, अपनी फैमिली की केयर करने में, अपने बेटे के साथ टाइम बिताने में, किसी भी काम को करने की इनकी इच्छा नहीं होती थी। हमेशा सोने की इच्छा होती थी, अपने हस्बैंड के साथ ये रिलेशन नहीं बना पाती थी, उनके साथ किसी भी तरह से बातचीत करना इन्हें अच्छा नहीं लगता था। और एक दूसरी कैटेगरी थी सिम्टम्स की, वो थे एंजाइटी के सिम्टम्स। इन्हें घबराहट होती थी लोगों को फेस करने में, मार्केट जाने में। इन्हें घबराहट होती थी ड्राइविंग करने में, इनके हाथ पैर कांपने लगते थे, यहाँ तक कि सिग्नेचर करते समय भी इनके हाथ कांपते थे। इन्हें अंधेरे से डर लगता था। ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी की ओर इशारा करते हैं। और एक अलग तरह की कैटेगरी भी थी कि इन्हें कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई थर्ड पावर, यानी कि कोई तीसरी शक्ति इनके माइंड को कंट्रोल कर रही है। इन्हें कभी कभी कुछ आवाजें सुनाई देती थी, ऐसा लगता था कोई मुझे पुकार रहा है, और ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ इशारा करता है। इस तरह कई मिले जुले सिम्टम्स को लेकर ये हमारे पास आई। अब यहां से पहला जो उद्देश्य होता है कि हम कॉजेस की तरफ, यानी कि कारणों की तरफ जाने की कोशिश करें। अब किसी किसी केसेस में हम कारणों को जान पाते हैं, किसी में नहीं जान पाते, लेकिन हमेशा कोशिश की जाती है। मैं आपको बताता हूं कि कारणों को जानने का फायदा क्या हो सकता है। देखिए, 2 फायदे होते हैं। पहली बात, अगर हम वास्तविक कारण तक पहुंच पाए, अगर हम ये जान पाए कि इस कारण से, इस इवेंट से पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, तो हम उन इवेंट्स के जो इम्प्रिंट्स उसके ब्रेन में है, पेशेंट के ब्रेन में, उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कुछ रोल प्लेस किए जा सकते हैं, उसके लिए उन इवेंट्स को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसे कॉग्निटिव थेरेपी कहा जाता है। दूसरा फायदा यह होता है कारणों को जानने का कि हम पेशेंट के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को अच्छे से समझ पाते हैं। एक बार पेशेंट की पर्सनालिटी को अगर आप समझ जाते हैं, तो आप ये जानते हैं कि हमें साइकोथेरेपी के कौन से प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करने हैं,
हमें किस तरह से, किस स्पीड से आगे बढ़ना है। तो ये दो फायदे हो सकते हैं अगर आप सिम्टम्स के कारणों को अच्छी तरह से जान गए हैं तो। अब जानने के लिए क्या किया जाता है, आइए मैं बताता हूं। जब भी हम पेशेंट से ये पूछें कि इसके कारण क्या रहे, तो यकीन मानिए पेशेंट कभी भी सही नहीं बता सकता। या तो उसे पता ही नहीं होता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और अगर वो आपको बताएगा तो निश्चित रूप से वो कुछ अलग कारण होंगे जिन्हें वो समझ रहा होता है सच। उसे लगता है यही कारण है, पर असल में वो कारण नहीं होते। तो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर कभी भी ये नहीं पूछता कि इस सिम्टम्स के पीछे के कारण क्या रहे। हम दूसरे तरीके से पूछते हैं। हम पूछते हैं कि जब ये सिम्टम्स शुरू हुए तो आप क्या कर रहे थे, उस दौरान आपकी जिंदगी में क्या चल रहा था। और इस समय से पेशेंट धीरे धीरे बताना शुरू करता है। अब जो बच्चे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में आना चाहते हैं या जिन्होंने ये टर्म सुनी है, मैं उन्हें बता दूं, उन्होंने ये जरूर सुना होगा कि एक काउंसलर के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यही वो समय है जब आपकी लिसनिंग कैपेसिटी, आपकी लिसनिंग स्किल्स काम में आती है। जब आपने ये पूछा कि उस समय आपके जीवन में क्या चल रहा था और आपके क्लाइंट ने, आपके पेशेंट ने आपको बताना शुरू किया, उस दौरान एक रिएक्शंस एक काउंसलर की निर्भर करती है कि पेशेंट आगे और कितना बताएगा। यदि आपकी रिएक्शंस बहुत अच्छी हैं, आप अच्छे से सुन रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप नॉन जजमेंटल हुए सुन रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के, जो आप शो नहीं कर रहे हैं, आपके फेस से नहीं लग रहा है, तो क्लाइंट आपको बताता जाएगा और आप नोट करते जाइए और धीरे धीरे आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं निहारिका जी ने हमें किस तरह से उन इवेंट्स के बारे में बताया जो उनके साथ हुए थे शुरू से। अगले 6-7 सेशंस में जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी उसका सार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा और पहला फैक्टर जो रहा वो था एक नया रोल उनके सामने आया शादी के तुरंत बाद। क्योंकि उनकी काफ़ी कम उम्र में शादी हुई थी और स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी थी, थोड़ा बचपना था, लेकिन ससुराल में आते ही उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें कर ली गई। उनके हस्बैंड का ये उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक मैच्योर बिहेवियर करें। उनके फादर इन लॉ, उनके मदर इन लॉ, वो सब उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर की उम्मीद करते थे, लेकिन वो इस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। दूसरी चीज जो उनकी मानसिक परेशानी का कारण उस समय बनी वो थी उनके घर का कलह का वातावरण, उनके ससुराल का। उनके हस्बैंड और उनके बड़े भाई के बीच में आए दिन क्लैशेज होते थे, हाथापाई की नौबत आ जाती थी। उनके फादर और उनके पिताजी के बीच रोज लड़ाइयां होती थी, घर में कलह का वातावरण बना रहता था। उन्होंने कभी अपने घर पे इस तरह का माहौल देखा नहीं था, तो उनके लिए ये बिल्कुल एक अजीब घटना थी जिससे वो काफी ज्यादा परेशान अनुभव करने लगे। एक तीसरी चीज और उनके साथ हुई और वो थी पहली डिलीवरी के बाद अगले 4-5 साल तक उन्हें लगातार 4-5 बार एबॉर्शन का सामना करना पड़ा और इस वजह से वो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गई। अब ऐसी अवस्था में उन्हें लगा कि थोड़ा राहत के लिए क्यों न किसी आध्यात्मिक ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक ग्रुप को ज्वाइन किया और उस समय उनका ये निर्णय सही भी था। यहाँ पर भजन और सत्संग कीर्तन वगैरह में उन्हें थोड़ा मन भी लगा और अच्छा भी लगने लगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात होती है, उनसे काफी कम उम्र का एक लड़का जो कि वहीं पर एक डिवोटी था, साथ में भजन करता था, टीम बनाकर वो लोग साथ में सेवा करते थे। लेकिन निहारिका जी उस लड़के के प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होने लगी, दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगा और वक्त के साथ ये बढ़ता ही गया। फिर अचानक एक दिन क्या होता है, अपने घर में ही निहारिका जी के अपने घर में ही अचानक उन्हें एक दिन दौरे जैसा पड़ता है
वो अपना होश खो बैठती हैं, बदहवास हो जाती हैं और अचानक जोर से चिल्लाने लगती हैं कि वो लड़का ही मेरा पति है, वो लड़का ही मेरे बच्चों का पिता है, मैं उसी से प्यार करती हूँ, मुझे उसी के साथ रहना है। इस तरह चिल्लाती हुई वो बेहोश हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर जब उन्हें होश आता है तो फिर परिवार में आपस में बातचीत होने के बाद जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने के बाद उनका आश्रम में जाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो सिम्टम्स उनके थे वो पैदा होने लगते हैं और वो बढ़ने लगते हैं। वो सिम्टम्स जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले, और फिर धीरे धीरे वो इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास आना पड़ता है। देखिए, ये तो वो था जो उन्होंने बताया। अब मैं आपको सीधा वहां ले जाता हूं जो इस पूरे केस का कोर पॉइंट है। देखिए, असल में हुआ क्या। एक तरफ तो उनका घर था, उनका घर का वातावरण था जहां पर वो मानसिक रूप से काफी परेशान थी और साथ ही उनकी जो पहचान है वो वहां पर खो चुकी थी। उनका आत्मसम्मान, उनका आत्मगौरव, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसे प्रश्न उनके सामने, उनके अवचेतन मन के सामने खड़े हो चुके थे। और इससे बचने के लिए एक दूसरी जगह थी, वो थी आश्रम। वहां पर उन्हें आनंद भी आता था, वहां पर उन्हें पहचान भी मिली, वहां पर वो बिजी भी रहती थी और इस तरह से आश्रम में उनका समय बीत रहा था। लेकिन उसी आश्रम में एक ऐसा एलिमेंट था, वो लड़का था जिसके साथ उनका आकर्षण उन्हें अंदर ही अंदर मानसिक रूप से कचोटता था। उनसे ये कहता था अंदर ही अंदर कि ये जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, ये नैतिक रूप से गलत है, मेरी ये घर गृहस्थी है, मेरा ये आकर्षण गलत है। और इस तरह से जब ये धीरे धीरे इच्छाएं वो दबाती गईं, इसे टालती गईं, तो ये एक इस तरह से आउटबर्स्ट हुआ और ये बाहर आई। और ये अक्सर होता है, हमारा अवचेतन मन इन दमित इच्छाओं को किसी न किसी रूप में बाहर निकालता है अपनी ईगो को बचाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा, ये डिपेंड करता है पेशेंट पर, क्लाइंट पर, उस व्यक्तित्व पर कि ये किस तरह से बाहर निकलेंगी इच्छाएं। किसी में ये पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, किसी में एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो ओसीडी की तरफ चला जाता है, किसी में ये सिंपल ऐसे पलकें झपकाना हो सकता है, या किसी में स्टैमरिंग हो सकता है। दमित इच्छाओं को कैसे न कैसे हमारा अवचेतन मन एक नया रूप देने की कोशिश करता है, उससे पैदा हुई कुंठा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। निहारिका जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक अलग रूप में हुआ। बहरहाल वक्त बदल गया, उनका कुछ सेशंस में ही उन्हें आराम आ गया, क्योंकि एक तो उनकी पारिवारिक परिस्थितियां बदल गई थी, वो अब जॉइंट फैमिली में नहीं रहती थी। दूसरा, उन्होंने आश्रम में जाना बंद कर दिया था। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी कि ये जो लड़के वाली बात है, ये उन्होंने डिटेल में सबसे पहले मुझे ही बताई थी काउंसलिंग के दौरान ही, और बताने के साथ ही काफी ज्यादा उनके मन को शांति मिली और आराम आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस घटना से, इस पूरे केस से हम एक बहुत ही खास बात समझ सकते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। वो ये है कि हम एक मानव के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, हमारे अंदर कभी भी ऐसी कई भावनाएं पैदा हो सकती हैं जो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से मान्य नहीं होती। वो कुछ भी हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर दो भाई हैं, एक भाई ने एक बड़ी कार खरीदी है तो दूसरे भाई के मन में अगर ईर्ष्या पैदा होती है तो पहली नजर में देखने पर यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते उसमें ये भावना आना कोई गलत नहीं है, ये एक साधारण प्रक्रिया है। तो हम सब के लिए सबसे बेहतर यह है कि हम ऐसी भावनाओं को मैनेज करने के लिए उन्हें शेयर करें, उन्हें किसी से कह दें। निहारिका जी भी अगर ये कर लेती उस समय जब पहली बार जब इन्हें ये महसूस हुआ कि वो आकर्षित महसूस कर रही है किसी लड़के से, ऐसे समय में यदि वो अपने हस्बैंड से या अपने भाई से या अपने किसी भी व्यक्ति से अगर इस बात को शेयर करती तो हो सकता है
उन्हें ये सब समस्या नहीं देखनी पड़ती। तो दोस्तों, ये था आज का केस और ये थी उसकी केस स्टडी, ये था उसका एनालिसिस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ये जरूर बताएंगे कि इसमें आपका क्या सोचना है। क्या आपके पास कोई नया विचार है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस तरह के केसेस पर प्रकाश डालना चाहेंगे आप मुझे जरूर बताएं। मैं वही केस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और अंत में मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।